नमस्कार। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन के लोगों की बैठक हो रही है। करीब करीब 23 दल इसमें शामिल हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और डीएमके और आम आदमी पार्टी के आने की खबर नहीं है। ऐसी स्थिति में 23 दल एक साथ मिलकर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी को सत्ता से दूर किया जाए। आज की ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, खास करके उस समय जब इस देश में जो सत्ताधारी दल है वो हर स्ट्रक्चर पर कब्जा कर चुका है और जनता राहत चाहती है। देश में जो तेल, खास करके पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की जो महंगाई है, पिछले कुछ दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, सीएनजी के दाम बढ़ाए गए, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं, जैसे दूध का दाम बढ़ गया है, आर्थिक मुश्किलें आ गई हैं। और केवल ये कह के कि वो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से बढ़ गया है, ये पूरा झूठ होगा। क्योंकि भारत में जो ग्रोथ है, बहुत सारे साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट लेख लिख रहे हैं। ऐसा ही लेख लिखा है साइंसपो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले क्रिस्टोफ जेफरलो ने। उनका नाम जो है क्रिस्टोफ जेफरलो कहते हैं। उन्होंने एक लेख लिखा है और उन्होंने कहा है कि कौन है वो पैरासाइट, वो परजीवी कौन है। तो वो बताते हैं कि कैसे भारत में जो एक्चुअली जो ग्रोथ है भारत की, वो एक जॉबलेस ग्रोथ है। वो बताते हैं कि ये ग्रोथ एक बिना जॉब वाली ग्रोथ है। और वो बता रहे हैं कि कैसे भारत की जो आईटी सेक्टर है उसमें नौकरियां जितनी थी उससे भी कम हुई हैं। एआई के आने की वजह से बहुत सारी नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं और वो चल रही हैं, लेकिन लगातार जिस अनुपात में संख्या बढ़ना था वो नहीं बढ़ा है। तो ये जो ग्रोथ सरकार बता रही है, विपक्ष वैसे कि आरोप लगाता है कि सारे आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जुगाड़ किया जाता है, इसकी वजह से जो है वो आंकड़े साफ नहीं आते हैं। लेकिन लगातार मैंने नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को, और वो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो। पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां तो वैसे ही बिक चुकी हैं। अभी जो ताजा मामला था, उत्तराखंड की एक कंपनी थी, दवाई बनाने की कंपनी थी, जो लगातार मुनाफे में थी, उसको भी भारत सरकार ने बेच दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मुनाफे में जो कंपनी है, जो आपको पैसा कमा के दे रही थी, उसको आप प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों बेच रहे हो? इसका कोई जवाब नहीं दिखता है। सरकार की तरफ से इस तरह का कोई मतलब कन्विंस करने वाला जवाब नहीं आया है। ऐसी स्थिति में बहुत ही संकट का मसला है। जो पब्लिक कंपनियां थी वो भी बेच दी गई। प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की स्थिति नहीं है कि लोगों को बहुत सारा जॉब दिया जा सके। अभी आज की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल लिया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो बात छोड़ दीजिए, जो भारत के इन्वेस्टर्स थे, तो जिनको पैसा भारत में लगाना था, वो धीरे धीरे करके भारत छोड़ के दूसरे देशों में जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब इन्वेस्टर्स नहीं होंगे तो डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत कैसे होगा? रुपया लगातार टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, और स्थिति ये आ चुकी है कि $1 जो है वो 97 रुपए के बराबर हो चुका है। ऐसे में भारत जो है वो एक आयात पर निर्भर देश है और उसको हर चीज डॉलर में खरीदनी पड़ती है, खास करके ऊर्जा से जुड़ी हुई चीजें। तो उसको जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो डॉलर में करना पड़ रहा है। अब जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए कि भारत का जो एनर्जी है, खास करके जो अगर गैस का हम मसला लें, तो गैस भारत में 47% जो कंज्यूम होती है भारत में, पूरी गैस, उसका 47% उत्पादन कर लेता है। लेकिन 53% का 90% भारत जो है वो बाहर के देशों से मंगाता है। सबसे ज्यादा भारत मंगाता है कतर से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, बहरीन से, कुवैत से। ये ऐसे देश हैं जहां से भारत को गैस मिलती है, भारत गैस खरीदता है। अब संकट ये है कि भारत को बनना था आत्मनिर्भर और वो 12 सालों में नहीं बन पाया। भारत को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी थी, अपने इनके लोगों की स्किल बढ़ानी थी, एमएसएमई को मजबूत करना था, डॉलर को मजबूत करने के तमाम उपाय करने थे। ये सब कुछ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भारत सरकार की जो प्रायोरिटी थी वो अब्दुल को टाइट करना थी। वो प्रायोरिटी जो थी वो ये थी कि कैसे हम मुसलमानों से जो भारत को खतरा है उससे बचाएं। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नैरेटिव बनाए जाते थे कि मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेंगे, और आबादी जिनकी 15% है। जो बताया जाता था कि मुसलमानों से इस देश को खतरा है, हिंदू बचाओ, तो सरकार हिंदू बचाने में लगी थी, जो इस देश में मेजोरिटी में है, 85% है। अब स्थिति ये है कि इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाली सारे जो
पैमाने हैं वो हाथ से निकल चुके हैं। ऐसे में सरकार के भी हाथ पांव फूल रहे हैं, लोगों के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। स्थिति यह है कि आर्थिक एक मुश्किल बहुत सामने दिखाई पड़ रही है। आपको युवाओं को पढ़ाना था, उनको मजबूत करना था, उनको स्किल्ड बनाना था। पढ़ाई से लोग स्किल्ड होते हैं। आपने पढ़ाई को मजबूत करने के लिए नए विश्वविद्यालय नहीं खोले, जो विश्वविद्यालय थे उनको भी बर्बाद कर दिए। यहाँ तक कि भारत में सरकारी प्राइमरी स्कूल जो 90,000 के आसपास सरकार ने बंद कर दिए। अकेले उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो कई तरह के मामलों में बहुत पीछे है, मानकों में, एक तरह से बीमारू राज्यों में आता है, उसने अपने यहाँ 27,000 स्कूल बंद कर दिए। जहां नए स्कूल खोलने जाने चाहिए थे, वहां स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो ऐसे में कैसे विकास होगा, कैसे प्रगति होगी? क्या बिना पढ़े लिखे लोग देश की प्रगति देश की प्रगति में योगदान कर सकते हैं? जिनके पास कहीं कोई स्किल नहीं है, वो क्या वो योगदान कर सकते हैं? जापान एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ एक लेबर को 14 साल की ट्रेनिंग देता है और उनको स्किल्ड बनाता है। जापान अभी दुनिया के कई क्षेत्रों में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। भारत अपने यहाँ लेबरर्स को केवल 8 साल की ट्रेनिंग देता है और वो ट्रेनिंग भी आधी अधूरी होती है। तो ऐसी स्थिति में कैसे भारत के युवाओं को स्किल्ड बनाया जाए, उनको योग्य बनाया जाए, जब विश्वविद्यालयों को तोड़ा जा रहा है, विश्वविद्यालयों को कमजोर किया जा रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट सिस्टम्स आ रहे हैं, तो कमजोर लोग इन सिस्टम्स में कैसे शामिल होंगे? जब नहीं शामिल होंगे तो स्वाभाविक है कि वो अनस्किल्ड रहेंगे, अनएम्प्लॉयबल रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई नहीं होगी, उनके पास डिग्री नहीं होगी। तो ये सब बेसिक फ्लॉस थे, लेकिन इन फ्लॉस पर काम किसको करना था? लेकिन इन सब बातों को कहने की बजाय ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से हमारी शिप नहीं आ पा रही है, तो तेल का दाम महंगा हो गया है। अब लगातार देखिए जो घरेलू रसोई है वो बढ़ते बढ़ते 900 950 के ऊपर जा चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आम आदमी जिए तो कैसे जिए? पिछले 14 सालों में, 12 सालों में उसकी आमदनी दोगुनी नहीं हुई है, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई है। जबकि वादा था कि महंगाई आधा करेंगे, आमदनी दोगुना करेंगे, किया ठीक उल्टा, महंगाई दोगुना कर दिया और आमदनी आधा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ऊपर से करप्शन की मार, और किसी भी करप्ट सिस्टम में और किसी भी समाज में जहाँ सोशल जस्टिस जो है अगर इंश्योर नहीं किया जाता है, तो वो उस देश के आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है, या आगे बढ़ने की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो ऐसे में जो आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। उसमें बहुत सारे लोग इन बातों को उठा रहे थे। अभी हाल में जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी चुनाव हार गई, तो लोग कह रहे थे कि रीजनल पार्टीज को कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए, ऐसे जैसे कि कांग्रेस कोई बहुत बड़ी तीसमार खां पार्टी हो। कांग्रेस इससे पहले खुद चुनावों में बहुत बुरी स्थिति में थी। पिछले चुनाव में 2024 में वो थोड़ा सा मजबूत हो पाई, क्योंकि उसने 3 चीजों की बात की थी। उसने बात की थी सोशल जस्टिस की, उसने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसने बात की थी कास्ट सेंसस की। और राहुल गांधी ने कहा था कि हम कास्ट सेंसस करके और सभी के लिए सोशल जस्टिस इंश्योर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन सब मुद्दों की वजह से कांग्रेस थोड़ा सा लोगों में लोकप्रिय हुई और उसने अच्छी खासी सीटें जीती, 100 के आसपास। लेकिन कांग्रेस उन राज्यों में जहां सीधी उसकी बीजेपी से लड़ाई है, चारों खाने चित भी हो गई थी। मध्य प्रदेश में उसने एक भी सीट नहीं जीती। गुजरात में गिरते पड़ते नॉर्थ गुजरात में उसको केवल 1 सीट मिली, और पिछले 31 सालों से कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है और वहां कुछ नहीं कर पाई है। मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कर पाई है। राजस्थान में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। आंध्र प्रदेश में उनको 0 सीट मिली, उनको पश्चिम बंगाल में 0 सीट मिली, ऐसे करके दिल्ली में उनको 0 सीट मिली। जो उनके गढ़ हैं या जहां बीजेपी के साथ कांग्रेस की डायरेक्ट लड़ाई है, वहां वो कमजोर रही। लेकिन कांग्रेस ने केरल में अच्छा किया, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी कौन है वहां पे? लेफ्ट की सरकार। और लेफ्ट ने तो 2 दिन पहले ये आपत्ति भी जताई है कि हम केंद्र के लेवल पर आपके साथ गठबंधन में हैं, लेकिन केरल के चुनाव में हमारे खिलाफ तमाम तरह का चरित्र हनन करने वाला कमेंट कांग्रेस की तरफ से दिया गया। उस पर स्पष्टीकरण मांगा है लेफ्ट ने। यही बात टीएमसी ने भी कही कि वहां चुनाव प्रचार में उनके नेता ने उनके खिलाफ बहुत ही कहानी बनाई या मनगढ़ंत बातें की। खैर, टीएमसी भी जब सत्ता में थी, बहुत ही मजबूत थी, तो उसने भी बीजेपी को कई मौकों पर मजबूत किया। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हैं और एक ऐसी नेता हैं जिनका जनता से जुड़ाव है। 34 लाख लोगों के वोट काट दिए गए पश्चिम बंगाल चुनाव में, जो वोट देने के लिए एलिजिबल थे।
तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी अगर अगर वो लोग वोट देते तो अभी चुनाव की कहानी अलग होती। ऐसा बताया जा रहा है कि 150 सीटों में जो जीत का अंतर है उससे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। तो ऐसी स्थितियों में स्वाभाविक है कि और इन 150 सीटों में 90 सीटें से भी ज्यादा बीजेपी ने जीता है। तो स्वाभाविक है कि जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है। हालांकि वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 41% टीएमसी को वोट मिला था, 45% से थोड़ा सा ज्यादा बीजेपी को मिला है। तो अंतर एकदम नहीं है, चुनाव को मैनेज किया गया और मैनेज करके जबरदस्ती जीता गया। ऐसी स्थिति में टीएमसी अब सत्ता से बाहर है, उसके नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हुई है। जब तक ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी निस्संदेह पश्चिम बंगाल की आज की तारीख में सबसे बड़ी नेता है, और उसके बाद किसी नेता की बात शुरू होती है। व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत ही ईमानदार नेत्री भी हैं। उनकी पार्टी में करप्ट लोग रहे हो, पार्टी के द्वारा करप्शन किया गया, ये बात अलग है, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन जो है इस करप्शन से अलग है। तो ममता बनर्जी ने अपनी बिना शर्त की साथ देने की बात कही है। दूसरी बात तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में डीएमके का है। कांग्रेस ने जल्दबाजी में अभी हुए विधानसभा चुनाव में वो चुनाव तो लड़ी डीएमके के साथ, लेकिन जब रिजल्ट्स आए और टीवीके की जीत हुई और टीवीके को कुछ सीटें कम पड़ रही थी, उसने कांग्रेस का हाथ मांगा तो कांग्रेस उनके साथ चली गई। और तमिलगम वेट्री कड़गम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जोसेफ विजय, वो अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। बताता चलूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी तमिलनाडु में डीएमके के गठबंधन के साथ। डीएमके निश्चित तौर पर कमजोर हुई है, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं हुई है कि वो पूरी तरह से तमिलनाडु की राजनीति से खारिज कर दी जाए। एआईडीएमके बीजेपी के साथ थी, और बीजेपी के साथ तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो भी पार्टी रहती है वो पार्टी पेरियार की लेगेसी को भी क्लेम नहीं कर सकती है, और साथ में बीजेपी का साथ भी जस्टिफाई नहीं कर सकती है। तो ऐसे में जो पहली कैजुअलिटी होगी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में वो एआईडीएमके होगी। डीएमके बची रहेगी, लेकिन डीएमके अगर बीजेपी के साथ जाती है, जिसके 99% चांसेस नहीं है, अगर उसको मान लिया जाए कि जाती है, तो डीएमके हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसे में डीएमके बीजेपी के साथ जाके कभी सुसाइड नहीं कर सकती है, या सुसाइड नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो डीएमके ने एक तीसरा रास्ता चुना है, ना वो बीजेपी के साथ जाएगी, ना ही कांग्रेस के इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। वो अपना रास्ता खुद देख रही है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है। लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने स्वार्थों, राजनीतिक लाभ और इन सब सारी चीजों को परे रखते हुए वो मजबूती से अभी जो सत्ता में स्थापित दल है, जिसने पूरे अर्थव्यवस्था को या फिर तमाम राजनीतिक सामाजिक जीवन को बहुत ही मुश्किल और दुरूह बना दिया है, उनको सत्ता से बाहर करें। इसके लिए उनको कॉमन नैरेटिव बनाना होगा, अपनी ईर्ष्या और ईगो के स्पेस से बाहर निकलना होगा, सुरक्षा से बाहर निकलना होगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदद करके इनको बाहर करके फिर सत्ता के बंटवारे के बारे में सोचना होगा। लेकिन हर इंडिया गठबंधन का दल पहले अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखता है, और इसी स्वार्थ का नतीजा है कि काकरोच जनता पार्टी, जिसका कोई विजन नहीं है, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी की बी पार्टी है या उनकी सहयोगी है, वो लगातार स्पेस को कब्जा कर रही है। ये जो 5,000 लोगों के साथ जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ काकरोच जनता पार्टी का, अगर इंडिया गठबंधन 5 तारीख को इस तरह का प्रदर्शन करता तो 10 लाख लोग आते, क्योंकि वास्तव में भारत के लोगों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट इंडिया गठबंधन कर रहा है। लेकिन उसको सामने रखने में अगर वो पीछे छूट जाएगा तो फिर बहुत ही मुश्किल होगी। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन को साथ आके बड़ी बड़ी रैलियां करनी होंगी, जन संपर्क करना होगा, अपना नैरेटिव लोगों में पहुंचाना होगा। अगर वो इसमें पीछे छूटते हैं तो हर पार्टी का नुकसान होगा, और इस तरह की जो डमी पार्टीज हैं सीजेपी, उनको बना के आरएसएस बीजेपी फिर अपना हित साध सकते हैं, या फिर उनको सामने करके भारत के लोगों को और भी ठग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन का एक क्लियर एजेंडा बहुत ही जरूरी है, और उस एजेंडे के साथ अगर ये सामने आते हैं तो निश्चित ही भारत की जनता को लीड कर सकते हैं, और भारत को इस बढ़ती महंगाई और तमाम तरह की मुश्किलों से कुछ रिलीफ दिला सकते हैं। जबकि भारत एक गंभीर आर्थिक संकट में है, क्योंकि भारत की जो आमदनी है वो कुछ खास इस तरह की बड़ी नहीं है। अभी हमने देखा कि शेयर मार्केट की इकोनॉमी में ताइवान ने, जो छोटा सा देश है, 2 करोड़ 33 लाख की आबादी वाला, उसने भारत को पीछे छोड़ दिया है। दक्षिण कोरिया ने भारत को पीछे छोड़ दिया है,
और अभी एक और देश है हाल ही में, उसने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है। भारत अभी 8वीं शेयर मार्केट के हिसाब से इकोनॉमी बन चुका है। पर कैपिटा इनकम जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है किसी भी राज्य या देश की समृद्धि को नापने का, उसमें भारत 147वें स्थान पे है, केनिया के साथ compete कर रहा है। अगर हम नहीं जागे, नई सरकार कुछ ऐसे निर्णय लेती है जिससे इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होता है, रुपया मजबूत होता है डॉलर की तुलना में, तो हम अफ्रीका के सूडान से compete करते हुए दिखेंगे, जो कि भारत के लिए बहुत ही भयावह होगा। तो अगर भारत को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को सामने आना होगा, भारत के लोगों का आवाज बनना होगा, सामने आकर उनको लीड करना होगा। रही बात कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी को भी अपने उन नेताओं को जिनके एक भी समर्थक नहीं है, जो कहीं ना कहीं मतलब पार्टी के स्ट्रक्चर में अपनी जगह बचाए रखना चाहते हैं और पार्टी को लगातार मिसगाइड करते हैं, उनको दरकिनार करना होगा। कांग्रेस पार्टी को सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और कास्ट सेंसस के अपने नैरेटिव पर जमे रहना होगा और मजदूरों, मजलूमों और कमजोरों की आवाज बनकर उभरना होगा। जो अत्याचार इस देश में माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ, जो अत्याचार इस देश में एससी, ओबीसी के साथ हो रहा है, उनकी आवाज बनना होगा सारी इंडिया गठबंधन ब्लॉक को, और तब जाके ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक चुनौती बन सकते हैं। अदरवाइज जिस तरह से हर स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है वो बहुत ही भयावह है। जिस तरह का एटीट्यूड भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने दिखाया, ज्ञानेश गुप्ता ने, उन्होंने एक सांसद को गेट आउट कहा पश्चिम बंगाल चुनावों में, जिस तरह से उन्होंने एसआईआर किया, जिस तरह से कोर्ट और ने कह दिया कि आप अगली बार चुनाव डाल लेना 34 लाख लोगों को, ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। आज ही की खबर है कि भारत के 150 जज और वकील लंदन गए हुए हैं और उनका आज बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, जिसको स्पॉन्सर किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का जुडिशरी से क्या लेना देना है, इस पर सवाल उठाए हैं कई बड़े वकीलों ने। प्रशांत भूषण ने सवाल पूछे हैं कि क्या ये करप्शन नहीं है। अभी 2 दिन पहले भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा लंदन के एक सभागार में बोल रहे थे और बोलने के बाद वहां कुछ लोग उठ के उनका विरोध करने लगे और उनसे सवाल पूछ रहे थे। जैसे तैसे आयोजकों ने उनको इस तरह की चीजों से बचाया और उनको बचा के ले गए। लेकिन बात यह है कि चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो मीडिया हो, मीडिया के तो हर चैनल को खरीद लिया गया है, अखबार में वही खबरें छपती हैं जो ये चाहते हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए चुनौतियां कई सारी हैं और अपने स्वार्थ को छोड़ के, ईर्ष्या को छोड़ के, राजनीतिक भविष्य को छोड़ के सबसे पहले देश और देश के लोगों के लिए आगे आना होगा। काकरोच जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा वॉइस नहीं बन सकती इस देश का, उसका इतना भविष्य नहीं है, लेकिन वो जो कर रही है करने दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब इंडिया गठबंधन कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करता है, सामने से जनता के साथ कनेक्ट नहीं स्थापित करता है। और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं, जहां वो सीधे बीजेपी के विपक्ष में अपना प्रदर्शन सुधारने की जरूरत है, ना कि वहां पे उन प्रदेशों में जहां वो उसके सहयोगी दल मजबूत है उन्हीं में सीट के साथ झगड़ा करे, सीट के लिए मारामारी करे, ये उचित नहीं है। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जहां वो सीधा विपक्षी दल है, वो क्यों 0 सीट पाई। गुजरात में पिछले 31 सालों से वो लड़ रही है बीजेपी से, 1 सीट लोकसभा में क्यों पा पाई, क्यों वो दिल्ली में 0 सीटों पर सिमट गई। आंध्रा में 15 साल पहले उनकी सरकार थी, वहां उनकी 0 सीटें क्यों आई। तेलंगाना में उन्होंने तो अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन बाकी राज्यों में, कर्नाटक में भी उनकी सीटें सिमट गई थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सोचने की जरूरत है और दूसरे दलों को बराबर का स्पेस देने की जरूरत है। और ये जो अति उत्साही कांग्रेस के लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि रीजनल पार्टीज का विलय हो जाना चाहिए, मूर्खतापूर्ण एक सजेशन है जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए, जो इस तरह की लूज टॉक नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकते हुए सामने से देश को लीड करना चाहिए और बाकी राजनीतिक दलों को अपना स्पेस देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पिछले लोकसभा चुनाव में 32% वोट पाया था और 37 सीटें पाई थी। हालांकि कुछ सीटों पर गड़बड़ियां कर दी गई थी, अदरवाइज उनकी सीटों की संख्या और भी ज्यादा होती। 2027 में वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विपक्षी दल है अभी सत्ताधारी दल के खिलाफ। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्मार्ट मीटर, करप्शन, बेरोजगारी, महंगाई और अपराध बढ़ चुका है और स्त्रियों का शोषण हो रहा है, ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा मौका है समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए। अगर कांग्रेस पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है तो 2027 में
उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार होगी और 2029 में ये इन लोगों को सत्ता से बाहर कर पाएंगे जिन्होंने महंगाई दोगुनी कर दी, आय आधी कर दी और वादा था कि डॉलर को ये कम करेंगे। जब ये सत्ता में आए तो वो 55 रुपए का था, उसको बढ़ा के 97 दोगुना कर दिया है। तेल भी 55 रुपया लीटर था, अब बढ़ के वो 100 पार हो चुका है। यही इनका विकास है। इस विकास से, ये विकास जो विनाश बन चुका है, उससे बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के लोगों को सामने आना होगा और मजबूती से देश के लोगों के लिए लड़ना होगा। आज की जो मीटिंग है, देखते हैं कि उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण निकल के आता है और कैसे विपक्ष के दल लोगों की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। पूरे देश की जनता बहुत मजबूती से, आशा भरी निगाहों से इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही है, क्योंकि वो चाहती है कि ये मजबूती से लड़ें और उनको राहत मिले। क्योंकि अब ये जो महंगाई है, अब ये जो भ्रष्टाचार है, अब ये जो दुश्वारियां हैं, वो लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही हैं। धन्यवाद।